दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार की। जी हाँ दोस्तों, बिहार में चुनाव का माहौल है और इसी साल अक्टूबर या नवंबर के महीने में वहाँ चुनाव हो सकता है। और चुनाव में आज प्रशांत किशोर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रशांत किशोर ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के 4 नेता, बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, बीजेपी के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, बीजेपी के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और जदयू के अशोक चौधरी, इन चारों नेताओं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गंभीर आरोप लगाए हैं। तो आइए संक्षेप में जानने का कोशिश करते हैं कि प्रशांत किशोर ने किस नेता पर क्या आरोप लगाया है। तो पहला नेता है दिलीप जायसवाल। जी हाँ दोस्तों, दिलीप जायसवाल जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनके ऊपर प्रशांत किशोर ने ये आरोप लगाया है कि ये मर्डर के आरोपी हैं, एक्यूज हैं, और उनका केस जो है न्यायालय से उनको क्लीन चिट मिल चुका है। अब प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि जो जिनके घर में मर्डर हुआ था उनके बच्चे को साथ लेकर वो हाई कोर्ट जाएंगे और उस मर्डर के फाइल को फिर से खुलवाएंगे। तो यहां तक तो मैं ठीक समझता हूं, लेकिन प्रशांत किशोर आप जो बोल रहे हैं कि मर्डर का फाइल फिर से खुलवाएंगे, दिलीप जायसवाल को फिर से फंसाएंगे, जेल भेजेंगे, यहां तक तो ठीक है। लेकिन मेरा एक इसमें सिर्फ निवेदन इतना ही रहेगा कि जिस परिवार की आप आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं, चुनाव के बाद आप शायद उसके साथ न रहें और उसके साथ गंभीर सुरक्षा की समस्या आ सकती है। आपके चले जाने के बाद उस परिवार को तरह तरह से प्रताड़ना मिल सकती है, क्योंकि दिलीप जायसवाल एक नेता है, आपके अनुसार भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष है, और मैं ये मान के चल रहा हूं कि वो बाहुबली किस्म का आदमी है। तो आप ऐसे मुद्दे को सिर्फ अपनी राजनीतिक लाभ के लिए उठाइए, सही है, लेकिन इसके आगे की कार्रवाई करने से पहले, जैसे कि केस रीओपन करने से पहले 2-4 बार सोचिएगा। ठीक है, तो ये तो चलिए ठीक है कि वो मर्डर के आरोपी हैं। दूसरा इनके टारगेट पे रहते हैं मंगल पांडे। मंगल पांडे पर इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले भी कर रखा है। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि जब कोविड काल चल रहा था तो मंगल पांडे ने जो है दिलीप जायसवाल से पैसे उधार लिए अपना फ्लैट दिल्ली में खरीदने के लिए। तो उन्होंने पैसा डायरेक्ट लिया नहीं, उन्होंने क्या किया, दिलीप जायसवाल ने पहले पैसा मंगल पांडे के पिताजी के अकाउंट में डाला, उसके बाद उसके पिताजी के अकाउंट से मंगल पांडे की वाइफ के अकाउंट में आया, उसके बाद उनकी वाइफ के अकाउंट से डायरेक्ट बिल्डर के अकाउंट में पैसा गया। ठीक है, ये खुलासा प्रशांत किशोर ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसके ऊपर सफाई देते हुए मंगल पांडे जी ने कहा था कि देखिए हम कितने ईमानदार नेता हैं कि हमको एक 25 लाख का फ्लैट खरीदने के लिए भी हमको अपने कलीग से मतलब पैसा उधार लेना पड़ता है और डायरेक्ट न लेके हम थोड़ा सा घुमा के लिए हैं। तो आज उनके एडिशन में इस बात का मतलब उनकी जो है भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए प्रशांत किशोर ने बकायदा उनकी पत्नी का अकाउंट नंबर को सार्वजनिक कर दिया है। मुझे ये नहीं पता है कि किसी का अकाउंट का सार्वजनिक नंबर ओपन करना ये गोपनीयता के अधिकार में आता है या नहीं आता है। अगर आता है तो मंगल पांडे जी के लिए स्कोप है कि वो उनका अकाउंट नंबर सार्वजनिक कर रहे हैं। मंगल पांडे मान लेते हैं कि वो सार्वजनिक जीवन में हैं, लेकिन उनकी पत्नी सार्वजनिक जीवन में नहीं है। तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी का
अकाउंट नंबर कैसे पब्लिक कर सकते हैं, अगर कुछ स्कोप है तो देख सकते हैं। एनीवेज, तो मंगल पांडे की वाइफ का अकाउंट नंबर शेयर करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि जिस दौरान वो फ्लैट खरीद रहे थे उस दौरान उनकी वाइफ के अकाउंट में 2.25 करोड़ रुपये आए हैं। तो अब बताइए, मंगल पांडे जी ने फ्लैट खरीदने के लिए उस पैसे का यूज क्यों नहीं किए? उन्होंने दिलीप जायसवाल से पैसे लेकर क्यों लिए हैं? और आपकी वाइफ के खाते में 2.25 करोड़ रुपया कहां से आया? तो इतना कह के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ दिया है। कहा कि मंगल पांडे को इनका सफाई देने दीजिए, अगर वो सफाई नहीं देते हैं तो वो अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताएंगे कि किस किस अकाउंट से उनकी वाइफ के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए हैं। तो ये पूरा का पूरा भ्रष्टाचार का मामला है। मैं सबके ऊपर अंत में सारे नेताओं का जितना भी खुलासा किया है अंत में मैं सबके ऊपर करूंगा बात, लेकिन अभी मैं ये बता रहा हूं कि क्या क्या एलिगेशंस जो हैं प्रशांत किशोर ने सब पे लगाए हैं। उसके बाद आ जाइए सम्राट चौधरी पे प्रशांत किशोर ने ये आरोप लगाया है कि सम्राट चौधरी एक बार मैट्रिक फेल कर चुके हैं और जिस साल वो मैट्रिक फेल किए हैं उस समय उनका नाम था सम्राट कुमार मौर्य, और वो एक मर्डर के आरोप में, कांग्रेस के किसी नेता के मर्डर के आरोप में वो जेल भी जा चुके हैं। और चूंकि उन्होंने ये दिखाया कि उस समय वो नाबालिग थे इसलिए वो जेल से बाहर आ गए, और उसके बाद इन्होंने अपना नाम रख लिया सम्राट चौधरी। तो इसमें प्रशांत किशोर का ये कहना है कि जो बीजेपी दावा करती है कि हम साफ सुथरी छवि के लोगों का या डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिटिक्स हम करते हैं, उसमें देखिए सम्राट चौधरी जैसे लोगों के लिए जगह बचती है क्या? अच्छा, उसके बाद उन्होंने जेडीयू के अशोक चौधरी पर करारा प्रहार किया। अशोक चौधरी पर उन्होंने वही जिस तरह से लालू प्रसाद यादव का खेल था कि लैंड फॉर जॉब स्कैम, कि किस तरह उन्होंने जॉब लैंड एक आदमी से खरीदा, उसके मतलब कि पहले सारा जो लैंड है वो किसी कंपनी के पास गया, उस कंपनी के पास से उन्होंने 50,000 रुपये देकर उस कंपनी को ही खरीद लिया, तो सारी की सारी जमीन लालू परिवार के पास चली गई। तो सिमिलर काइंड ऑफ जो डील है वो अशोक चौधरी ने भी किया। उन्होंने भी अपनी बेटी को 200 करोड़ का संपत्ति उन्होंने दिया है। ठीक है, अपनी बेटी को कोई कुछ भी दे सकता है, दे आर फ्री। लेकिन प्रशांत किशोर को लगता है कि इसमें गड़बड़ी हुई है, और मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर 200 करोड़ का कोई प्रॉपर्टी देता है तो ये रियली मतलब कि सोचने विचारने वाली बात है। तो इन चारों के ऊपर मोटा मोटी प्रशांत किशोर ने ये आरोप लगाया है कि कोई क्रिमिनल है और कोई भ्रष्टाचारी है। दोस्तों, अब मैं बताता हूं बिहार की राजनीति। बिहार की राजनीति का जो स्ट्रक्चर है वो इन्हीं 2 पिलर्स पर टिका हुआ है, एक क्राइम, दूसरा करप्शन। और बिहार को झूठ मूठ का कहा गया है कि ये गरीब देश है, बीमारू स्टेट है। इसमें टर्म्स एंड कंडीशन है। बिहार गरीब एंड बीमारू स्टेट हैं किनके लिए? फॉर आम आदमी, जो जनरल पब्लिक है उनके लिए। लेकिन बिहार में 3 ऐसे कैटेगरी हैं जिनके पास अथाह संपत्ति है। उसमें से पहली कैटेगरी है नेता। नेताओं के पास अथाह संपत्ति है। अगर ढंग से कोई विभाग बिहार में हर एक नेता के ऊपर अगर जांच करे तो मैं कह रहा हूं इतना धन निकलेगा ना कि हर एक के खाते में, मैं कह रहा हर एक बिहारी के खाते में 15-15 लाख रुपए अवश्य चले जाएंगे। इतना इन लोगों ने ब्लैक मनी कर रखा है। दूसरा जो जिनके पास मतलब कि अथाह संपत्ति है वो है सरकारी कर्मचारी। जी हाँ दोस्तों, अभी आपने कुछ दिन पहले देखा था कि किस तरह एक जूनियर इंजीनियर के घर पे जब छापा पड़ा तो 100 से 200 करोड़ की संपत्ति उसकी निकली। मतलब गाड़ी, घर, बंगला, जेवर, जमीन, खेत, मतलब सब कुछ उसके पास निकला।
और वो सिर्फ एक चावल का वो दाना है, पूरा भगोने में जो है ना चावल, वो सारे चावल पके हुए हैं और वो एक भगोना एक निकाल के देखा गया है कि वो पका है कि नहीं। मैं कह रहा हूं पूरा का पूरा भगोना भात पक चुका है। जो भी जांच की टीम है वो अगर ढंग से जांच करे तो मुझे लगता है कि जितने भी हैं सब मतलब सबके पास अथाह संपत्ति होगी, और जिन्होंने नहीं किया है उनका सिर्फ दो ही ऑप्शन हो सकता है, या तो उनको मौका नहीं मिला होगा या तो उनमें हिम्मत नहीं होगी। लेकिन क्योंकि अगर जिन लोगों को मौका मिला और जिन लोगों के पास हिम्मत होगी वो दोनों नहले पे दहला मतलब मौके पे चौका मार देते हैं जनरली। उसके बाद आ जाइए दोस्तों, तीसरा जो सबसे अथाह पैसा जिनके पास होता है वो है ठेकेदार। दोस्तों ठेकेदार लोग एक ऐसी श्रेणी होती है जो ये मतलब कि कर्मचारी और नेता दोनों साथ इनकी मिली भगत होती है, और ये जो सारा पैसा का ट्रांजैक्शन होता है ये इन्हीं तीनों के बीच में होता है। नेता अपने पास पैसा रखते नहीं है, उन्हें कोई काम आता है वो सरकारी कर्मचारी के थ्रू ठेकेदार को देते हैं और फिर ठेकेदार से लोग वसूली का काम करते हैं। यही चीज पूरे बिहार में हो रहा है। और जहां तक बात आई क्रिमिनल्स की, मर्डरर्स की, तो बिहार में अब नेता क्रिमिनल्स नहीं बनेंगे तो भला कौन बनेंगे? हमारे जैसे लोग थोड़ी ना बनेंगे, जिनको अगर चुनाव में उतार दिया जाए तो हमारे घर का भी वोट नहीं मिलेगा, हमारे गांव का तो भूल ही जाइए, शहर का तो भूल ही जाइए। तो ये मतलब किसी का मर्डरर होना, क्रिमिनल होना, ये सब तो फीदर इन द कैप हैं, ये सब तो उन्हें सुशोभित करता है। उनके पीछे 2, 4, 10, 20, 50, 100 लाख लोगों की फौज चलती है कि भैया क्रिमिनल आदमी है, और वही क्रिमिनल उनके कंधे पर हाथ रख के चलता है तो उसे लगता है कि अरे क्रिमिनल आदमी मेरे कंधे पर हाथ रखा है, इसका तो छोटा मोटा क्रिमिनल तो हम भी हैं ही। तो ये पूरा चीज बिहार में चल रहा है। तो प्रशांत किशोर के लिए मैं इतना कहना चाहूंगा कि आप जो सारी चीजें बता रहे हैं इनमें आप किसी का ज्ञान में वर्धन नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीजें सबको पता है। बिहार के लोग को झूठ मूठ बाहर में कहा जाता है कि इनकी राजनीतिक समझ अच्छी होती है। मुझे तो इसमें मतलब कि कहीं सच्चाई ही नजर नहीं आती है। वरना बिहार के लोगों में अगर राजनीतिक समझ होती तो आप वही आदमी है ना जो 2015 में यही नौमी फेल, यही करप्ट नीतीश कुमार, यही करप्ट लालू प्रसाद यादव को चुनाव जितवाने के पूरा मतलब कि पसीना पसीना होकर घूमते थे। ज्यादा दिन की बात नहीं है, 10 साल पहले आप ऐसा नहीं थे कि बच्चा थे। तो समय समय की खेल है। लेकिन प्रशांत किशोर, मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि आप जो ये सब सपने दिखाकर बिहार की जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप एक दूसरी व्यवस्था देंगे, कहीं आप अगर केजरीवाल की तरह निकल गए तो आपके साथ क्या किया जाए? चलिए दूसरा कोई भ्रष्टाचारी रहेगा तो आप चाहते हैं कि उनको सजा हो या जनता उनको ना चुने, लेकिन आप भी अगर उसी भ्रष्टाचार के रास्ते पे चलने लगेंगे, जैसा कि हमने पास्ट में एग्जाम्पल देखा है, अरविंद केजरीवाल जैसा आदमी वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़कर आता है और वो फिर भ्रष्टाचार में सर से पांव तक लिप्त हो जाता है। अगर आप या आपका कोई विधायक, मंत्री, अगर आपकी सरकार आ जाती है तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं कि अगर आपकी सरकार आ जाती है और आपके ऊपर भी आरोप लगता है तो आप क्या करेंगे? इसी के साथ मैं अपना वीडियो क्वेश्चन मार्क के साथ अपना वीडियो में खत्म करता हूं। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।